नंबर 20 देखो। 20 के अंदर दे रखा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट को हम सपोज को P से डिनोट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीजेज R% पर ईयर मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर ईयर बोल रहा है, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके लिए कह रहा है, dp/dt के लिए हमें बोल रहा है। प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। पर ईयर R% का उसमें चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी R% का। इसका मतलब चेंज हो कितना रहा है, P का R%, P इंटू R%। dp/dt जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट का R% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो P इंटू R%/100 क्या हो जाएगा, P इंटू R/100। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी dp/dt इज इक्वल्स टू P इंटू R डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लो, P को इधर ले आओ, dp/P आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा R/100 और ये रह जाएगा dt। R%, R कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे log P बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा R/100 t। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, पहले केवल एक इक्वेशन बनाने की बात है कि इक्वेशन कैसे बन रहा है, dp/dt इक्वल्स टू P इंटू R% वाला। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। कि 100 रुपीज़ जो है 10 ईयर्स में डबल हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल कहूँ जब टाइम इक्वल्स टू 0 था तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 रुपीज़। वही जब 10 ईयर्स हो जाएगा t इक्वल्स टू 10 तब वही प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रेट 100 डबल इटसेल्फ। इसका मतलब अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा, 200 रुपीज़। ठीक है, जो पहले 100 था वो 10 ईयर्स में हो गया 200 रुपीज़। दो तो हमारे पास कंडीशन हो गई, t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू 10 पे p का क्या वैल्यू है, और एक हमारे पास ये वाला इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन अगले वाले में भी है, वहाँ पे यही दे रखा है प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यहाँ पर जो R% लिखा है वो 5% है। उसमें नेक्स्ट लिखा है एन अमाउंट ऑफ रेट 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। इसमें पूछा है कि 10 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा, जबकि उसमें हमें दिया था कि 10 ईयर्स में जो है वो डबल हो जाएगा, रेट निकालो। वहाँ रेट दे दिया और हमें पूछा कि 10 ईयर्स के बाद में उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना बनने वाला है। तो कोई सा भी एक करो, दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 20, लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू P रुपीज़। ठीक है, जो भी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू R%। रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू R%। गिवन dp/dt क्या है, इंक्रीज इन प्रिंसिपल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंक्रीज हमें दे रखा है कि p में कितना इंक्रीज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इंक्रीज कितना होगा, dp फाइनल माइनस इनिशियल p2 माइनस p1 अगर कहें तो डिवाइडेड बाय टाइम, वो हमारा p का R% ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट p। तो ये बनेगा p इंटू R/100, यहाँ रह गया dp/dt। इसको सिंप्लीफाई करो, dp/p इक्वल्स टू R/100 dt। ठीक है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, 1/p dp इज इक्वल्स टू R/100 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू t। R/100 तो कांस्टेंट है, 1/p का इंटीग्रेशन बन जाएगा तुम्हारा log p, यहाँ हो जाएगा R/100 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, प्लस में एक नया इंटीग्रल कांस्टेंट हम ऐड कर लेते हैं, a लिख लेते हैं, a b c कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये तो हमारे पास अभी तो फाइनल कर्व का इक्वेशन आ गया जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी ये वाली इससे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है व्हेन t इक्वल्स टू 0। इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 रुपीज़ था, ठीक है। रुपीज़ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो अपने आप बाद में अंडरस्टूड। सो इनिशियल अमाउंट था हमारा p इक्वल्स टू 100। सो दोनों कंडीशन यहाँ पुट कर दो। सो log ऑफ 100 इज इक्वल्स टू r बाई 100 इंटू t की वैल्यू 0 प्लस a। इट मीन्स log ऑफ 100 इज इक्वल्स टू a। अब log ऑफ 100 यहाँ पर बेस कितना है, एक्सपोनेंशियल e है बेस, ठीक है। अगर बेस में अगर 10 होता तो log 100 बेस 10 का वैल्यू कितना आता है, log 100 बेस 10, 100 को 10 का स्क्वायर लिखते, स्क्वायर बाहर आता तो log 10 विथ बेस 10 बनता 1। इट मीन्स log 100 विथ बेस ये बनता 2, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें मिल गया log 100 विथ बेस e। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन पुट करो। सेकेंड कंडीशन में हमें बोला है आफ्टर 10 years the amount will be double. So when t equals to 10 then p will be equals to 200. So इसी इक्वेशन वैल्यू वापस पुट करो। So 200 is equals to r की वैल्यू हमें नहीं पता, r बाई 100 ही रहेगा, इंटू में t का वैल्यू हमारे पास अभी 10 years है, प्लस में a का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है log 100 विथ बेस e, तो यहाँ पे बेस e लगा दो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। log 100 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, क्या बनेगा, log 200 माइनस log 100 दोनों का बेस e है इक्वल्स टू r बाई 10, 10 अपॉन 100 r बाई 10 हो जाएगा। यहाँ log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या आएगा, log 200 अपॉन 100 log a by b। तो log a बाई b से 200 अपॉन 100 मीन्स log 2 बन जाएगा। log 2 बेस e इज इक्वल्स टू r बाई 10, ठीक है। log 2 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, log 2 का विथ बेस e वैल्यू दे रखा है तुम्हें 0.6931। 0.693, 0.693 इतना ही याद रखा करो वैसे तो, इज इक्वल्स टू r बाई 10। हमें r का वैल्यू निकालना है, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो r विल बी इक्वल्स टू 10 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 6.93, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज जो था वो हमारा कितना आ गया 6.93%। यहाँ परसेंट मत लगाना, r परसेंट जब लिखोगे तब लिखेंगे 6.93%। यहाँ केवल हमें r की वैल्यू लिखनी है तो वो उतनी रहेगी 6.93। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। सेम यही चीज़ है, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस ये वहाँ पे r का वैल्यू दिया है और हमें फाइनल p का वैल्यू हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। तो 21 में गिवन है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो इसमें भी लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू p। वी हैव गिवन principal increases with respect to time, that means dp by dt by 5% per year. It means 5% of p पर ईयर, p का 5% वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लो तो मान लो प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 है तो आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें 5% का इंक्रीज हो जाएगा, 5% ऑफ 100, तो क्या बनेगा 100 प्लस 100 इंटू 5 अपॉन 100, इट मीन्स 100 प्लस 5 विच विल बी इक्वल्स टू 105, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ 5 रुपीज का, वो 5 कैसे आ रहा है 100 का 5%, तो यहाँ भी वही है 5% ऑफ p, ठीक है। तो ये बनेगा dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू
5p अपॉन 100 p को डिवीजन में ले आओ तो ये बनेगा 100 को भी सॉल्व कर सकते थे। 5 अपॉन 100 को सॉल्व कर दो, कितना बन जाएगा? हाँ सर बुक में 1000 नहीं है, इसकी जगह 1000 लिखने में। कहाँ पे? तो प्रिंसिपल का वैल्यू, पी का वैल्यू 21 में प्रिंसिपल का वैल्यू, ठीक है वो लास्ट में लिख लेंगे। अभी मैं तो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट को p लिख के सॉल्व कर रहा हूँ बस, वो हम उसको लास्ट में 1000 लिख लेंगे। बस इक्वेशन बनाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि लॉगरिथम ले पाए। सो dp अपॉन p इज इक्वल्स टू, ये रह जाएगा 1/20 और dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/20 dt। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन करो दोनों साइड। 1 अपॉन p इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल्स टू 1/20 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ 1। तो ये बनेगा तुम्हारा log p इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया a। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन अप्लाई कर दो। फर्स्ट कंडीशन दिया है रेट 1000 इन डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। इसका मतलब जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज़। ठीक है, सो log 1000 इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू 0 प्लस a। इट मीन्स a विल बी इक्वल्स टू log 1000, तो a का वैल्यू तो आ गया। नेक्स्ट सेकेंड हमें कहा है कि आफ्टर हाउ मैनी टाइम इट विल, सॉरी, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। जब t इक्वल्स टू 10 है तब p का वैल्यू क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो t इक्वल्स टू 10 देन p को सपोज कर लो p इज इक्वल्स टू p फाइनल। ठीक है, जब t का वैल्यू 10 ईयर्स होगा तो p का वैल्यू p फाइनल क्या होगा, तो इसी इक्वेशन के अंदर पुट करो log p फाइनल इज इक्वल्स टू 1/20। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स प्लस ए का वैल्यू हमने निकाल लिया पहले log 1000। log 1000 को इधर ले आओ, तो log पी एफ माइनस log ऑफ 1000, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला बन जाएगा और ये log 10/2 क्या बन जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। इसको सिंप्लीफाई करो, log a माइनस log b के फॉर्मूला से क्या बनेगा? log a by b। तो पी एफ अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 0.5। यहाँ log का बेस कितना है? e। अब इसका अगर एंटी लॉग लोगे तो क्या चेंज होगा? एंटी लॉग लेने वैल्यू क्या आएगी? लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में अगर चेंज करते हो तो कैसे चेंज करते हैं सीखे हैं पहले। ये पी एफ अपॉन 1000 विल बी इक्वल्स टू, ये वाला 0.5 कहाँ चला जाएगा? e की पावर में, e टू द पावर 0.5। क्वेश्चन में हमें दे रखा है e टू द पावर 0.5 का वैल्यू कितना है? 1.648। तो p फाइनल विल बी इक्वल्स टू 1000 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट हट जाएगा 1648 ईच। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यहाँ p का जो वैल्यू करंट कह रहा था स्टार्टिंग में तुम कि 1000 रुपीज दे रखा है, वो 1000 रुपीज किस कंडीशन में दिया है? जब t का वैल्यू 0 ईयर्स है तब p का वैल्यू 1000 ईयर्स है। यहाँ पर तो p t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस p का वैल्यू 1000 नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर 1000 रख दिया, इसका मतलब t का भी तो वैल्यू वहाँ पर 0 है तो dt का भी तो वैल्यू 0 बन जाएगा। वो कंडीशन है
कि जब टाइम 0 ईयर से इनिशियल स्टेट में है तब P जो है 1000 रुपीज है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 22 तो फिर इनके जैसा ही है, आसान सा है। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ठीक है, सो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि बैक्टीरिया काउंट के लिए कुछ कह रहा है, आगे जाके बोलेगा भी है, जैसे लास्ट में बोला है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, तो हम एक्चुअल नंबर मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया present in culture इज इक्वल्स टू कुछ y ले लो, y ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिवन ए टी इक्वल्स टू 0। इनिशियल फर्स्ट टाइम में हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब टी का वैल्यू 0 है तो हमारा बैक्टीरिया काउंट जो है वो 1 लाख। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि y का वैल्यू हमेशा 1 लाख रख देंगे। नेक्स्ट क्या है, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। जब टाइम 2 आवर हो जाएगा, आफ्टर 2 आवर्स दिस नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब y कितना बन जाएगा, 1 लाख का 10% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब 1 लाख इंटू 110/100। ठीक है, 10% इंक्रीज का मतलब इसके अंदर y के अंदर y का ही 10% हमें इंक्रीज करना है। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 110 इंटू वाई अपॉन 100। तो 110 इंटू वाई अपॉन 100 डायरेक्ट लिखा हूँ मैं। सो इसको इतना ही रहने दो, क्योंकि ये शायद आगे जाके कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से। 1 लाख इंटू 11/10। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ एक लाइन छोड़ देता हूँ, अभी जरूरत पड़ती है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 से एक 0 काट देंगे, वो 11 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1,10,000 हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। अब हमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी टू फाइंड टी व्हेन y विल बी इक्वल्स टू 2 लाख। जब y का वैल्यू 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख बैक्टीरिया हो जाएंगे, तब टाइम t का वैल्यू कितना होगा ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट में एक और कंडीशन दिया है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का इंक्रीज होने का रेट कितना है। इंक्रीज होने का रेट मतलब y के अंदर चेंज हो रहा है, dy बाई dt। वो इंक्रीज होने का रेट क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है, एक्चुअल नंबर जो प्रेजेंट है उस टाइम में, किसी टाइम t पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगता है। सपोज a लिख लेते हैं हम, a वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, dy अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a इंटू डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करो, 1 अपॉन वाई ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ओवर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा log ऑफ y इज इक्वल्स टू ए 1 का इंटीग्रेशन t प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड होगा, तो log y इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में टाइम t का वैल्यू निकालना है जब y का वैल्यू 2 लाख हो। तो हम यहाँ पर y का वैल्यू 2 लाख पुट करें तो t का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास a और b की वैल्यूज होनी चाहिए। तो a और b की वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास ये वाली दो कंडीशन अवेलेबल है। t इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू इतना रखेंगे, t इक्वल्स टू 2 पे y का वैल्यू ये वाला पुट करोगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई ही कर लो, 0 से 0 चला जाएगा तो 11 बन जाए 11,
हाँ, वो 4 जीरो रह गए, मतलब 1,10,000 आ गया। ठीक है, तो दो कंडीशन होगी, टी इक्वल्स टू 0 पे 1 लाख बैक्टीरिया है, टी इक्वल्स टू 2 के ऊपर 1,10,000 बैक्टीरिया। फर्स्ट कंडीशन टी इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 1 लाख, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1 लाख इज इक्वल्स टू ए इंटू टाइम टी 0 है तो ए इंटू 0 0 हो गया, प्लस में बी, इसका मतलब यहाँ से तो तुम्हें बी का वैल्यू मिल गया, बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 लाख विथ बेस ई। ठीक है, तो बी का वैल्यू आ गया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। अब सेकेंड वाला कंडीशन पुट कर दो, जब टी का वैल्यू 2 है तो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, वरना ऊपर वाला रफ कर दो। सुमित कुछ बोला, सेकेंड कंडीशन टी इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 1,10,000 पुट करो इस इक्वेशन के अंदर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 log of 1,10,000 is equals to a इंटू टाइम टी का वैल्यू 0 है अभी, प्लस में b है, b का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो b का वैल्यू रह जाएगा यहाँ पे log ऑफ 1 लाख। ठीक है, अब log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज करने के लिए RHS की एक टर्म को LHS में ले आओ, तो log ऑफ 1,10,000 माइनस log ऑफ 1 लाख इज इक्वल्स टू a इंटू 2 a बना रहेगा, log a माइनस log b अप्लाई कर दो, log a बाई b, so 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल्स टू 2a। 4 जीरो कैंसिल हो गए, तो केवल 11/10 बचेगा। इट मीन्स log 11/10 विथ बेस e इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ e। तो a का वैल्यू मिल गया तुम्हें यहाँ से, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ log ऑफ 11/10 विथ बेस e। ठीक है, a का वैल्यू आ गया हमारे पास, b का वैल्यू आ गया, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे ए और बी का वैल्यू, तो केवल वाई और टी बचेगा। उसके बाद हमें टी का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू 2 लाख पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल। अब तो डिस्क्रिप्टिव है तो आएगा ही, तो टर्म 1 से ज़्यादा मेहनत चाहिए अभी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 log ऑफ y इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू बन गया हमारा 1/2 log ऑफ 11/10 विथ बेस e मल्टीप्लाइड बाई टी, प्लस b का वैल्यू है log ऑफ 1 लाख। नाउ पुट y इक्वल्स टू 2 लैक्स। ये हमें दे रखा है, जब बैक्टीरिया का नंबर जो है 2 लैक्स हो जाएगा तब टाइम कितना होगा, तो y का वैल्यू पुट कर दो। सो log 2 लैक्स, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये वाला log 1 लैक्स इधर लेके आ रहा हूँ माइनस के अंदर, ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए। इक्वल्स टू में है 1/2 ऑफ log ऑफ 11/10 विथ बेस e मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, या log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, log a बाई b बनेगा इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ log 11/10 मल्टीप्लाइड बाई टी विथ बेस ई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 जीरो से 5 जीरो चले गए, log 2 बना रहेगा केवल, log 2/1 इट मीन्स log 2।
इक्वल्स टू में क्या है हमारा 1/2 log ऑफ इलेवन बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। ठीक है, हमें t का वैल्यू निकालना है तो बाकी सारी टर्म्स को जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड में तो log 11/10 इधर आ जाएगा, तो उसके डिवीजन में चला जाएगा, बस और कुछ नहीं। t का वैल्यू निकालना, इसलिए राइट हैंड साइड में केवल t को रखो, बाकी सब लेफ्ट साइड में ले। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा 2 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई log 11/10 जाएगा डिवीजन में, इक्वल्स टू टाइम t। 2 log 2 को तुम लिख सकते हो log 4 डिवाइडेड बाई log 11/10 इक्वल्स टू टाइम t। log 4 अपॉन log 11/10 सॉल्व होगा क्या आगे? क्या ऐसा कोई प्रॉपर्टी है log a अपॉन log b को सिंप्लीफाई कर सकें? कोई प्रॉपर्टी log a नहीं। माइनस log b। नहीं, log a अपॉन b सर होता log है। अगर होता log a अपॉन b तब होता है log a माइनस log b। log a अपॉन log b है तो ये इतना ही रहेगा, इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यस सर। ऐसे log a इंटू log b होता उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। log ऑफ a इंटू b होता तो log a प्लस log b लिख सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे एंड हो जाता है, 22 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 जो बचा है उसका मैं थोड़ा सा बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा, बाकी वो अपने से कर सकते हो। 11th में दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और कंडीशन दी है y इक्वल्स टू 1 वैन x इक्वल्स टू 0। तो ये तो लास्ट में पुट करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आसान सा है, यहाँ तो एक साइड में अकेला dy रहेगा, इधर 2x स्क्वायर प्लस एक्स, डिवीजन में हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर दोगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगेगा ही नहीं। 3x स्क्वायर का तो होता है जैसे 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। इस x का भी 1 होता है, वो भी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, नीचे वाले को फैक्टराइज करो, पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है शायद ये। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 1 वहाँ भी बचा रहेगा डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 फैक्टर कॉमन मिल गया। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अलग डिविजनल मेथड से डिवाइड नहीं करना था, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से लेस देन है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स ऊपर में डिग्री 2 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। अब इसका सपोजिशन कैसे करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते थे? सर अलग अलग डिवाइड कर देंगे। नहीं, अलग अलग डिवाइड करने से क्या होगा? अलग अलग डिवाइड करने से इसमें क्या बन पाएगा बताओ फिर तो करण। सर वो 2x आ जाएगा। 2x स्क्वायर को कैसे डिवाइड होंगे? हाँ स्क्वायर है। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, स्क्वायर है। हाँ, इसको अब वैसे ही सपोज करना पड़ेगा। नीचे वाले फैक्टर देखो, लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते थे? अब इसके ऊपर में सपोजिशन क्या होगा? नीचे वाला क्वाड्रेटिक है तो क्या बनेगा ऊपर में सर बताओ? ax प्लस b। ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल। और इस वाले के ऊपर में
सी ये लीनियर है तो यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू निकालना आसानी से हो जाएगा। इधर तो dy का इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, y प्लस डी लिख लो कुछ, इसको सिंप्लीफाई करना पूरा, लास्ट में y का वैल्यू 1 रखना, x का वैल्यू 0 रखना, इसको कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इसको कर लेना कंप्लीट, बाकी तो हो ही गए सारे। इनको अलग अलग डिवाइड करते तो हो नहीं पाता। क्यों नहीं? क्योंकि 2x² प्लस एक्स को इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ में x² के साथ में या तो 2 चाहिए था, 2 तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इस पूरे को x प्लस 1 से अगर डिवाइड करते तो यहाँ पे हमें ऊपर में यहाँ पे 2x चाहिए था, बात वही है, यहाँ 2x चाहिए, एक्स्ट्रा में प्लस 2 वो चाहिए। तो या तो प्लस 2 करो और साथ में माइनस 2 करो, फिर इस x के साथ में इसके साथ में भी तुम्हें प्लस 1 माइनस 1 कुछ करना पड़ेगा तब जाके आए। कैसे देखो, ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं। 2x² प्लस एक्स को चेंज कर रहे हैं, 2x² प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या है, प्लस x है, x के साथ में प्लस 1 चाहिए एक्स्ट्रा में, तो प्लस 1 करो माइनस 1 करो, लेकिन उससे होगा नहीं, ये तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड तो यूज करना ही पड़ेगा आगे जाके भी। अब क्या करोगे, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो तो x² प्लस 1 बचेगा। ये x प्लस 1 फैक्टर अलग लिख देता हूँ, और माइनस 2 माइनस 1 क्या रह गया, -3। पूरे के डिवीजन में है x² प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर को डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से तो केवल बचेगा तुम्हारे पास 2/x प्लस 1। सेकेंड x प्लस 1 को डिवाइड करोगे तो बचेगा 1/x² प्लस 1। थर्ड वाले को जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, -3/x² प्लस 1 x प्लस 1। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट, 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। इसका क्या होगा, 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स सर x, 1x प्लस 1 का होगा tan इनवर्स x। थर्ड वाले का नहीं हो पाएगा, वहां पर फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड पहले ही यूज कर लो फिर। ठीक है, तो